नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। छत्तीसगढ़ आज में छत्तीसगढ़ की खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन इस वक्त एक नजर डालें इस वक्त की बड़ी और बुरी खबर पर। मुंबई में एक हादसा हुआ। छत्रपति शिवाजी स्टेशन के पास एक फुटओवर ब्रिज जो था उसका बड़ा हिस्सा शाम को तकरीबन 7:30 बजे ढह गया, गिर गया। हादसे में 2 महिलाओं समेत कुल 4 लोगों की मौत कंफर्म की गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कुछ लोग इसमें दबे होने की आशंका है। सड़क पर मलबा गिरने से कई सारे लोग इसका शिकार बने, इसकी चपेट में आ गए। एनडीआरएफ की टीम अब राहत और बचाव कार्य में जुट चुकी है। सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां इस हादसे में क्षतिग्रस्त हो गईं। मुंबई पुलिस के मुताबिक फुटओवर ब्रिज सीएसटी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के उत्तरी छोर को बीटी लेन से जोड़ता है। हादसे की वजह से ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से कुछ की स्थिति गंभीर है। तो एक बड़ा हादसा आज हो गया। मुंबई में छत्रपति शिवाजी स्टेशन के पास एक फुटओवर ब्रिज का बड़ा हिस्सा ढह गया। शाम को तकरीबन 7:30 बजे हादसा हुआ, जिसमें कुल 4 लोगों की मौत हुई। 2 महिलाएं भी इसमें शामिल थीं। 30 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए हैं। कई की हालत गंभीर है। मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। सड़क पर मलबा गिरा, कई सारी गाड़ियां इसमें दब गईं, कई लोग दबे हो सकते हैं, इसकी आशंका है। एनडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी हैं, रेस्क्यू कर रही हैं। फुटओवर ब्रिज सीएसटी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 को नॉर्थ साइड से उत्तरी छोर से जोड़ता था, बीटी लेन से जोड़ता था। चलिए, इस खबर का अपडेट आपको हम देते रहेंगे। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खबरों पर लौटते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अनिल जैन की उपस्थिति में आज प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। इससे जुड़ी बड़ी खबर है। हर लोकसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशियों का एक पैनल तैयार हो चुका है। अनिल जैन इस सूची को लेकर दिल्ली रवाना हो चुके हैं। सूची के आधार पर 18 मार्च को दिल्ली में पार्टी की जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो बैठकर बात करेगी और उन पर अंतिम फैसला लिया जा सकेगा। प्रत्याशियों की अंतिम सूची केंद्रीय चुनाव समिति घोषित करेगी। पैनल में सभी सांसदों के नाम शामिल हैं। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने यह बताया है कि हर लोकसभा से 3 से 7 लोगों का पैनल बना है। 3 से 7 नाम प्रत्येक क्षेत्र में या प्रत्येक सीट के ऊपर हैं। तो अनिल जैन 2 दिवसीय प्रवास पर है छत्तीसगढ़ के। कल उन्होंने जाकर सबसे पहले बस्तर के बाद सरगुजा समेत कई सारे इलाकों में कार्यकर्ताओं से सीधे मुलाकात की और अब वो नामों की सूची लेकर के रवाना हो चुके हैं दिल्ली। केंद्रीय चुनाव समिति बैठेगी और इस पर फैसला लेगी। अनिल जैन इस सूची को लेकर दिल्ली चले गए हैं और यह बताया जा रहा है कि 18 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग है, जिसमें इन 3 से 7 नामों वाले पैनल को रखा जाएगा। सभी 11 सीटों पर पैनल बन चुके हैं। रमन सिंह ने कहा है कि उनका नाम किसी भी पैनल में नहीं है। एक बड़ी खबर और आपको बताते हैं, सबसे ज्यादा नाम जांजगीर से सामने आए, ये रमन सिंह ने बताया। तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने और राष्ट्रीय स्तर पर जिन समितियों को डिसाइड करना उनके सामने क्या भेजा गया, इसकी सारी जानकारी रमन सिंह ने दी है। चलिए आपको सुनवाते हैं इस मीटिंग के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा है। देखिए, वर्तमान में जितने सिटिंग सांसद हैं उसके साथ साथ 3 से लेके 7 का जो पैनल पूरे हमारे लोकसभा के दृष्टि सभी जगह पैनलों को भेजा गया है। अंतिम रूप से उस सूची का करीब 18 की बैठक में हम मान सकते हैं कि अंतिम रूप से प्रत्याशी के चयन की प्रक्रिया हो जाएगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अनिल जैन ने रायपुर स्थित एकात्म परिसर में कई सारी मीटिंग ली, जिसमें महासमुंद और रायपुर लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों को लेकर रायशुमारी हुई। लोकसभा सीट को लेकर मंथन के अलावा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को लेकर भी फैसले हुए हैं। महासमुंद लोकसभा की सभी विधानसभाओं में 18-19 मार्च को, जबकि रायपुर में हर विधानसभा में 25 और 31 मार्च के बीच में कार्यकर्ता सम्मेलन करवाए जाएंगे। बैठक में जैन के अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, सांसद रमेश बैस, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, प्रेम प्रकाश पांडे, शिवरतन शर्मा समेत जिला अध्यक्ष, महासचिव और पदाधिकारी मौजूद रहे।
इस बैठक के बाद जैन ने मीडिया से चर्चा में कहा कि अभी लोकसभावार बैठक में संभावित नाम सामने आए हैं। यहां से नाम तय करके आलाकमान के पास भेजे जाएंगे। 2 से 3 नामों का पैनल बनेगा। 11 लोकसभा क्षेत्रों पर इन नामों को लेकर राज्य में दौरा भी किया जाएगा। हालांकि अभी हमने आपको बताया कि ये नाम तय हो चुके हैं, यहां से पैनल बन चुके हैं और अनिल जैन इनको लेकर रवाना भी हो चुके हैं। पूरे 11 की 11 लोकसभा कैसे भारतीय जनता पार्टी की झोली में आए, इसकी तैयारी है। कार्यकर्ताओं का मैंने बस्तर से यात्रा शुरू करी है। कार्यकर्ताओं का जो मनोबल ऊंचा है, देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है, देश निर्णायक सरकार चाहता है, देश मजबूत सरकार चाहता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को रायपुर दौरे पर आ रहे हैं। ये दौरा संक्षिप्त होगा। 10 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, सीधे वीआईपी रोड स्थित होटल जाएंगे, जहां मायाराम सुरजन फाउंडेशन द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार विषय पर आयोजित एक कार्यशाला में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया समेत अन्य मंत्री हिस्सा लेंगे। देश भर के कई हेल्थ एक्सपर्ट इसमें हिस्सा बनने पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों के बेहतर सेहत के लिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर लागू करने के लिए तैयारी की है। इसको लेकर सरकार नीति बना रही है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव थाईलैंड का दौरा भी कर चुके हैं। संभव है कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू करने के लिए अपनी लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में यूनिवर्सल हेल्थ केयर को शामिल कर ले। वर्कशॉप में शामिल होने के बाद राहुल उड़ीसा के बरगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे और वहीं से दिल्ली लौटेंगे। यूनिवर्सल हेल्थ केयर ये दुनिया में अहम मुद्दा है। एनजीओज ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसमें उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को आमंत्रित किया है। छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने इस को स्वीकार किया है, मैनिफेस्टो में रखा था। ये राज्य के मैनिफेस्टो में तो है और मुख्यमंत्री जी ने बजट में भी इसको प्रस्तुत कर दिया है यूनिवर्सल हेल्थ केयर को, और राष्ट्रीय स्तर पे हमारी पार्टी मैनिफेस्टो में लेती है कि नहीं, ये उस लेवल का है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया आज 3 दिनों के दौरे पर रायपुर पहुंचे, जहां कई सारी बैठकों की शुरुआत कर चुके हैं। मंत्री, विधायक, उनके परिवारजनों को लोकसभा का टिकट दिए जाने पर फैसला पार्टी करेगी, ये उन्होंने कहा। हमें जिताऊ प्रत्याशी चाहिए। पुनिया से बातचीत की हमारे सहयोगी सौरभ ने। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कल रायपुर आ रहे हैं और इससे पहले की पूरी तैयारियों के लिए आज पीसीसी के प्रभारी पीएल पुनिया पहुंच गए हैं। पुनिया जी से ही जानते हैं किस तरीके की तैयारियां हैं। सर, आज आप पहुंचे हुए, किस तरीके की तैयारी राहुल गांधी के दौरे को देखते हैं मुझे? ये कुछ एनजीओज ने मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित किया है। आज के दिन केवल 33 ऐसे देश हैं जिसमें यूनिवर्सल हेल्थ केयर की तरफ किसी न कितनी डिग्री में काम हुआ है, जिसमें थाईलैंड भी है और भी है। और हमें सौभाग्य है कि हिंदुस्तान में इस दिशा में सबसे ज़्यादा पहल अब छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। और क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान भर से एनजीओ यहाँ जुटेंगे, अपने विचार रखेंगे, हो सकता है कि बहुत अच्छे विचार उनको मिले और अपनी योजना जो प्रस्तावित है उसमें संशोधन करने की आवश्यकता हो, तो एक बहुत लाभकारी वर्कशॉप है और उसमें राहुल गांधी जी का आगमन हम सब के लिए प्रेरणादायक। कांग्रेस के कैंडिडेट को लेकर कि कब तक फाइनल हो जाएंगे? 16 तारीख को संभावित है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक दिल्ली में। उसमें संभावना है कि सभी नामों को क्लियर कर दिया जाए। सर, इसमें मंत्री और विधायकों के भी नाम आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पैनल है और आखिर में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना निर्णय देंगे और वो उसके नाम प्रकाशित होंगे। तो ये थे हमारे साथ पीएल पुनिया, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि बहुत जल्द जो है कांग्रेस की लिस्ट सामने आ जाएगी। कांग्रेस जो है लोकसभा में जरूर जीतेगी। कैमरा में रमा शंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। कोरिया जिले के दौरे पर आए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अजीत जोगी के कोरबा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि जोगी खुद तय कर लें कि वो कहां से रहेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में पहले उन्होंने राजनांदगांव से लड़ने की बात की और फिर मरवाई से चुनाव लड़े। कोरिया सीट से ज्योत्सना महंत के नाम की चर्चा पर उन्होंने कहा कि सभी 11 सीटों पर कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। इसके पहले सभा के दौरान
जब जय जय चरण दास के नारे लगे तो भूपेश बघेल ने कहा कि महंत को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल संकल्प शिविर में शामिल हुए। सभी नेताओं ने पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय रामचंद्र सिंहदेव की समाधि स्थल जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कोरिया आए भूपेश बघेल का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। और आगे मरवाही जी तो कहाँ से लड़ेंगे ये तय हो जाने दीजिए। जैसे आपके सामने देखिए अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, उससे पहले तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोई भी हो कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार की असफलता कांग्रेस का प्रमुख मुद्दा होगा और इसी के भरोसे वे प्रदेश की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। रायगढ़ दौरे पर पहुंचे भूपेश बघेल ने मिनी स्टेडियम ग्राउंड पर एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस उद्देश्य के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था। कांग्रेस ने इसीलिए परिवर्तन यात्रा निकाली थी। नंद कुमार पटेल ने परिवर्तन का जो सपना देखा था वो अब जाकर पूरा हुआ। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि हमने झीरम घाटी में शहीद हुए हमले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया, लेकिन दिल्ली में बैठी सरकार जांच में सहयोग नहीं कर रही क्योंकि दाल में काला है। उन्होंने कहा कि अमित शाह कहते हैं कि नक्सलियों का कांग्रेस से क्या रिश्ता है, लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपका क्या रिश्ता है, केंद्र सरकार क्यों जाँच में सहयोग नहीं कर रही। उन्होंने कहा हम पूछना चाहते हैं कि प्रदेश में काला धन कब आएगा। अजहर मसूद को छोड़ने कौन गया था, पुलवामा हमले का जवाबदार कौन है। मुख्यमंत्री घरसिया के बरगढ़ खोला में कलार समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। हम सवाल पूछना चाहता, अजहर मसूद ल छोड़े वक्त कौन गिरी से, काकर सरकार रही से, मंत्री कौन रही से, आज पुलवामा के घटना के जिम्मेदार कौन है। विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी तैयारी कर रही है। उसी तरह की जीत की सरगुजा लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों पर 8 में कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी चयन में काफी सतर्क है। पार्टी नेताओं ने साफ कर दिया कि प्रत्याशी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की पसंद का होगा, कोई भी प्रत्याशी थोपा नहीं जाएगा। कांग्रेसी नेताओं का यह मानना है कि अगर कोई प्रत्याशी वर्तमान विधायक भी है और वो जीत सकता है तो विधायक को भी लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो सरगुजा जिले में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत नजर आती है। बीते चुनाव के वक्त 8 में से 60 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन यहाँ हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी। यहाँ से भाजपा ने करीब 1.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। यही वजह है कि इस लोकसभा चुनाव में 8 में से 8 विधानसभा सीटों पर कब्जा होने के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी चयन पर विचार मंथन की बात कहती। पार्टी नेता बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं समेत ब्लॉक अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, प्रकोष्ठ प्रभारियों से चर्चा करके ही प्रत्याशी चयन की बात कह रहे हैं। कांग्रेस ने यह तय किया था कि प्रत्याशी ऊपर से नहीं थोपे जाएंगे, प्रत्याशी नीचे से बूथ लेवल से प्रत्याशियों के नाम तय होंगे और हमारे वरिष्ठ नेता, केंद्रीय नेतृत्व हमारा बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से बात कर रहा है। अगर जीतने की स्थिति में है तो वर्तमान विधायकों को भी टिकट देना चाहिए। लोकसभा चुनाव नजदीक आते छत्तीसगढ़ में नेताओं का वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया है। भिलाई से पूर्व विधायक और रमन सरकार में मंत्री रहे प्रेम प्रकाश पांडे कांग्रेस सरकार पर हमलावर हुए हैं। सीएम भूपेश के कांग्रेस सरकार के 60 दिन और मोदी सरकार के 60 महीनों वाले बयान पर पलटवार करते हुए पांडे ने कहा कि भाजपा सरकार के 60 महीने और एयर स्ट्राइक के 60 घंटे ज्यादा भारी पड़ेंगे। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कहते हुए पूर्व मंत्री ने दावा किया कि बीजेपी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखती है और इसी को लेकर चुनाव मैदान में जाएंगे। देश में जीडीपी में बढ़ोतरी, आर्थिक प्रगति, महंगाई में कमी ये खास मुद्दे होंगे। विधानसभा चुनाव हार चुके प्रेम प्रकाश पांडे लोकसभा में किस्मत आजमानी की तैयारी में भी पीछे नहीं, बड़े नेताओं से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। पांडे चुनाव लड़ने के सवाल पर ये कहते नजर आए कि हम तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी चाहेगी तो फिर आम लोकसभा और आम सभा किसी में भी उतरने के लिए तैयार हैं। प्रत्याशी तो मैं समझता हूं कि हमारे राजनीतिक जो संगठन है उसमें निरंतर
कार्य होती है। हर देश से कार्यकर्ता, समर्थक, जनता और विभिन्न स्तर पे करने के बाद जो नेतृत्व है वो जो उपलब्ध है उसमें से जो बेहतर है वो तय करता है। आपको अगर मौका मिलेगा कैसे? तो हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता है। लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही राजनीतिक दल सक्रिय हैं, वहीं प्रशासन भी तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाले आंकड़े का सामने आना भी हुआ है। पिछले 4 से 5 चुनाव के आधार पर ये आंकड़े सामने आए। जिले में शहरी मतदान कम होता है, इसमें मतदाता जागरूक नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में जहां ग्रामीण क्षेत्रों में 82% तक मतदान हुआ, वहीं कवर्धा शहर में मात्र 60% वोटिंग हुई थी। जिले में कवर्धा, पंडरिया, बोडला और सहसपुर लोहारा शहर में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में कम वोटिंग की गई। निर्वाचन अधिकारी इस मामले में गंभीर नजर आए। बीते साल हुए चुनाव में ग्रामीण और आदिवासियों को अधिक से अधिक वोट डालने के लिए जागरूक किया गया, कई अभियान चलाए गए। अब अधिकारी कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी इलाकों में भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। तक स्वीप एक्टिविटी की बात है जिसमें मतदाता जागरूकता का एक कार्यक्रम भी होता है, इसमें भी लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। बूथ लेवल पे कह लें या जो बाजार हाट है वहाँ पे हो रहा है, कॉलेजों में हो रहा है। फोकस जो करेंगे वो शहरी क्षेत्र में करेंगे। इस संबंध में सीओ जिला पंचायत को नोडल भी बनाया गया स्वीप का, और ये लगातार इसमें कार्यक्रम चलेंगे जिससे कि शहरी जो मतदाता है वो अधिक से अधिक अपना वोट का प्रयोग करें। एक बड़ी खबर इस समय हमको सागर से मिल रही। एक हादसा हुआ है, ट्रक और सवारी वाहन की भिड़ंत हो गई जिसमें दुखद पहलू है कि 4 लोगों की मौत हो गई, 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इन सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया। जमुनिया गांव के पास में ये एक्सीडेंट हुआ है। तो ट्रक और सवारी वाहन में भिड़ंत हो गई जिसमें 4 लोगों की जान चली गई, 10 से ज्यादा इसमें जख्मी हो गए। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया। उमेश यादव जुड़ गए हमारे साथ में। उमेश, बताएं कैसे हादसा हुआ, क्या स्थिति है? सागर के बंडा के पास एक जमुनिया गांव है, बंडा से 2 किलोमीटर दूर। वहां पर एक मैजिक जो टैक्सी वाहन है उसकी और ट्रक की जो है आमने सामने टक्कर हो गई, और टक्कर इतनी जबरदस्ती उसमें जो सवारियां बैठी थी उनमें से जो अभी सूचना आई थी 4 की, लेकिन 1 की और मौत हो गई। मृतकों की संख्या 5 हो गई है। 5 लोग इसमें मृत हो गए हैं, करीब 1 दर्जन घायल बताए जा रहे हैं जी। अभी उनको घायलों को तत्काल जो है कुछ घायलों को बंडा के स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया और कुछ को सागर रेफर किया गया है। ये जो सूचना मिल रही है इनके घायलों से, ये छतरपुर के निवासी बताए जा रहे हैं जो सागर की जिले की बांदरी में जो कोई पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, जो लौट रहे थे, और ट्रक और मैजिक वाहन की जो है आमने सामने टक्कर, इतनी भीषण टक्कर हो गई, इसमें 5 लोगों की मौत हो गई जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो उमेश यादव को बता रहे थे कि एक हादसे के बाद की स्थितियां भी इस समय क्या बनी है। ट्रक और सवारी वाहन, इन दोनों में भीषण भिड़ंत रही, 5 लोगों की मौत हुई है और 10 से ज्यादा इसमें घायल हुए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए वहां से ले जाया गया। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाला मामले में बनाई गई एसआईटी के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महेश जेठमलानी ने एसआईटी के खिलाफ और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने सरकार की तरफ से पैरवी की। लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश को यथावत रखने का फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई को 29 अप्रैल तक के लिए टाला है। हाईकोर्ट ने पूर्व में आदेश दिया था कि एसआईटी की वजह से किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्रवाई न की जाए। बता दें आपको, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई की जा रही है। इसी मामले से जुड़े एक अन्य केस में हाईकोर्ट में एसीबी के डीएसपी आरके दुबे का 18 मार्च को बयान होगा। इस बयान में शासन की तरफ से वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर किया है। दुबे के पिटीशन में वो जो प्रोटेक्टिव ऑर्डर था कि उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, वो ऑर्डर लागू है। और उन्होंने सरकार ने कहा कि हम इसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, तो कोर्ट ने कहा यदि आप उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। वीडियो रिकॉर्डिंग की ज़रूरत है। इस केस की परिस्थितियां देखकर हमें लगता है कि आप अभी, क्योंकि दुबे ने कहा कि दबाव से हमारे स्टेटमेंट ले रहे हैं, तो उन्हें छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित अंतागढ़ टेप कांड मामले में आज बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने अपने खिलाफ जुर्म दर्ज किए जाने के खिलाफ याचिका लगाई। इसी मामले में राजेश मूणत, मंतूराम पवार, डॉक्टर पुनीत गुप्ता ने भी एफआईआर के खिलाफ याचिका लगाई। अजीत जोगी की तरफ से उनके बेटे और अधिवक्ता अमित जोगी ने पैरवी करते हुए शासन की कार्रवाई को नियम विरुद्ध बताया।
सुनवाई के दौरान एसआईटी गठन, डीजीपी की नियुक्ति और लगातार तबादलों को लेकर भी सवाल उठाए। इसे सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 19 मार्च का वक्त दिया है। साथ ही हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि एसआईटी की वैधता को लेकर चीफ जस्टिस की कोर्ट में अलग से सुनवाई चल रही, लिहाजा उस पर फैसला आने के बाद इस कोर्ट में एसआईटी के मामले पर बहस की जाएगी। चुनाव के बाद माननीय उच्च न्यायालय एसआईटी के गठन की वैधानिकता पर अपना निर्णय सुनाएगा और तब तक ये आदेश दिया गया है कि किसी के भी विरुद्ध किसी भी एसआईटी के द्वारा पूर्वाग्रह से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कवर्धा जिले में लगातार नक्सलियों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। हालांकि सुरक्षा बल उनको मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। भोरमदेव अभयारण्य के जंगल में नक्सलियों और पुलिस जवानों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि कैंप करीब 50 नक्सलियों का अड्डा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि अभयारण्य के बकोदा गांव में जंगल में नक्सली छिपे हैं। सुबह कवर्धा भोरमदेव चौकी, झलमला थाना, सिंघनपुरी कैंप, चिल्फी थाने से जिला पुलिस बल और सीएएफ के जवान चारों तरफ से कार्रवाई के लिए बढ़े हैं। जवानों को देख नक्सलियों ने फायरिंग शुरू की, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की। सूचना मिली कि मुठभेड़ के बाद नक्सली भाग गए। घटनास्थल पर खून के धब्बे मिले। बड़ी मात्रा में नक्सली सामान बरामद हुआ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।